नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। और आज का बिंदास बोल लेकर हम आपके सामने सुदर्शन न्यूज, जिसे एक हिंदू नेशनलिस्ट ने 2005 में बनाया, एक प्रोपेगेंडा न्यूज चैनल है जो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करता है। इससे एक न्यूज चैनल कहना गलत होगा क्योंकि ये न्यूज नहीं सुनाता बल्कि एक एजेंडा के तहत लोगों को ब्रेन वॉश करता है। 2000 में जब गुजरात के दंगे हुए, 2002 के दंगे हुए, उसके दौरान हमने लगा कि मीडिया में हमारा कोई नहीं है, हमारा आवाज़ नहीं रखा जाता है, तो पत्रकारिता में आना चाहिए। सुदर्शन का नारा है, ये संघ से आया हुआ है। और जो आज मैं हिंदुत्ववादी पत्रकारिता करता हूँ, इसका आधार भी संघ का जीवन दृष्टिकोण या संघ की विचारधारा, आप आसान भाषा में कहना चाहे तो ये कह सकते हैं। और कितना महत्वपूर्ण है मेरे जीवन में, तो मुझे लगता है कि संघ अगर माइनस किया जाए तो शायद फिर सुरेश चौहान के में कुछ नहीं। ऐसे वहां पर नमाज पढ़ने के लिए कहा जा रहा था। इस देश में बढ़ती गद्दारों के संख्या के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं होता। मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठिए हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़कों के साथ समझौता करने का दबाव बना रही। कैसे वहां पर इस्लाम परोसा जा रहा था, जो गजवा हिंद करने का सरकारी हथियार था। इसके अलावा ऐसे हजारों हिंदुत्व लीडर्स मुसलमानों को विलन बनाकर हिंदुओं को ब्रेन वॉश करते हैं और उन्हें मुसलमानों पर तशद्दुद करने के लिए उकसाते हैं। इनकी जनसंख्या को अगर खत्म करना है तो हम मारने को तैयार है, जेल में जाने को तैयार है। मैंने कोई बात फिर कही है, हिंदू को भी अपनी आत्मरक्षा के लिए अस्त्र उठाना पड़ेगा और कार्रवाई करनी पड़ेगी। लड़ाई में जीतता वो है जिसके हथियार शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं। तुम 100 करोड़ हो, तुम्हारे यहां बच्चे नहीं है, आर्थिक ताकत अब उनके पास चली गई, हिंदू संगठन अपडेट नहीं हुए। जो बात मैं 9 साल की उम्र में सुन रहा था, आज बूढ़ा हो गया, तब भी आर्थिक बहिष्कार की बातें चल रही थी, आज भी वही बात चल रही है। लेकिन 2029 में मुसलमान प्रधानमंत्री आप सब लोग नहीं बनने देंगे, ऐसी वचनबद्धता दें। अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर तुम कुछ कर सकते तो परेशान करो, उन्हें इतना परेशान करो कि अपना घर बेचने पे मजबूर हो। लेकिन सवाल ये है कि कैसे लोग कानून से बिना डरे हेट स्पीचेस देते हैं। बिल्कुल मैं कायम हूँ, हमेशा कायम रहूंगा और पहली बार नहीं दिया है, मैंने बार बार दिया है। कैसे लोग बिना डरे गए के इस्तेमाल पर लोगों को मार देते हैं। कैसे लोग बिना डरे ऐसे रिलीज निकाल पाते हैं। कैसे एक सेक्युलर कंट्री में सुदर्शन न्यूज जैसे एक चैनल ऑपरेट कर रहा है। वेल, द आंसर इज क्वाइट शॉकिंग। 2014 से इंडिया पर जो पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत कर रही है वो है बीजेपी, एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी जो एक हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस की पॉलिटिकल विंग है। और आरएसएस जो इंडिया को एक हिंदू स्टेट और मुसलमानों को आउटसाइडर्स समझता है। इस हिंदुत्व आइडियोलॉजी के फाउंडर सावरकर जो कहता था कि हिंदुओं को मुस्लिम औरतों के खिलाफ को एज अ पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल करना चाहिए, जो हिटलर से इंस्पायर था और चाहता था कि हिंदुस्तान में भी कोई ऐसी डिक्टेटर हुकूमत हो जो इंडिया को सिर्फ हिंदुओं के लिए बनाए और बाकी माइनॉरिटीज को अपने हकूक से महरूम करे। और ये सारे हिंदू नेशनलिस्ट भी सावरकर को अपना लीडर मानते हैं और उसी की आइडियोलॉजी पर बिलीव करते हैं। तो ये जो सारे मसले मुसलमानों को लाहक है, उन सब की वजह हिंदू नेशनलिज्म है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा बल्कि नेहरू और अम्बेडकर जैसे लोग ये बहुत पहले कह चुके है कि हिंदू नेशनलिज्म इंडिया के लिए एक खतरा है। जिनका विजिलेंटीज अटैक्स की हमने बात की, उनमें या तो आरएसएस डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है या तो इनडायरेक्टली। डायरेक्टली से मुराद उनका विजिलेंटीज का ताल्लुक अक्सर आरएसएस के रिलीजियस विंग वीएचपी से होता है, और इनडायरेक्टली से मुराद ये वीएचपी मेंबर्स दूसरे लोगों को ये हमले करने के लिए भड़काते हैं। आरएसएस बहुत पहले से काओस स्लॉटरिंग पर बैन चाहता था, इसलिए जब उनकी हुकूमत आई यानी बीजेपी की, तो उन्होंने पूरे इंडिया में काओस स्लॉटरिंग पर बैन लगाया।
आपको कई विजिलेंटीज ग्रुप ये कहते हुए मिलेंगे कि बीजेपी के पावर में आने से हम एम्पावर्ड महसूस कर रहे हैं, और यही नजर भी आ रहा है। जिस तरह मुसलमानों पर तशद्दुद के वीडियोस ये लोग अपलोड करते हैं, उससे तो नहीं लगता कि ये कानून से डरते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसका विजिलेंटिज्म को एक मूव वायलेंस और क्राइम कहा है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का कहा है और हर डिस्ट्रिक्ट में इस वायलेंस को रोकने के लिए एक अलग पुलिस ऑफिसर अपॉइंट करने का कहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कुछ तो कहा, लेकिन उसकी सुनता कौन है? बीजेपी का काउ स्लॉटरिंग पर बैन इन काउ विजिलेंटीज को ये पैगाम था कि हम आपके साथ हैं, इसीलिए वो बीजेपी की गवर्नमेंट में एम्पावर्ड महसूस करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2020 तक 92% काउ रिलेटेड वायलेंस उन स्टेट्स में हुआ था जहां काउ स्लॉटरिंग बैन था। कुछ यूं इस काउ स्लॉटरिंग पर बैन का इस काउ विजिलेंटिज्म पर असर हुआ। जनवरी 2021 में काउ प्रोटेक्शन के लिए कर्नाटक में एक कानून इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके बाद कर्नाटका के मिनिस्टर फॉर एनिमल हस्बेंड्री ने कहा कि जो केसेस इन काउ विजिलेंटीज के खिलाफ दर्ज है वो सारे विड्रॉ होंगे, जिससे इन काउ विजिलेंटीज को एक किस्म का क्लियरेंस मिला कि हम जो करते हैं वो हम काउ प्रोटेक्शन में गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने इस काउ विजिलेंटिज्म को रोकने के लिए तो कुछ खास नहीं किया है, उल्टा इन विजिलेंटीज के हक में कानून बनाए हैं, और जो कानून है भी उन्हें अच्छी तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा। अथॉरिटीज उन विक्टिम्स के फैमिलीज को अक्सर इग्नोर करते हैं। एक तो जब मुल्क का जस्टिस सिस्टम पहले से ही बहुत खराब हो, और दूसरा जब आप क्रिमिनल्स को बचाने की कोशिश भी करते हैं, और कुछ केसेस में जब ये अरेस्ट भी होते हैं तो उनके ग्रुप लीडर्स जिनका ताल्लुक आरएसएस के एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन से होता है वो अपने शनाख्त की वजह से उन्हें वापस रिहा करवाते हैं। अक्सर केसेस में पुलिस उन विक्टिम्स और उनके फैमिलीज के अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल करती है किसी भी कानून को तोड़ने का बहाना बनाकर, जिससे इस जस्टिस सिस्टम में ये केसेस और भी पेचीदा होते हैं और विक्टिम्स को इंसाफ मिलना और मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो क्रिमिनल्स जब पकड़े भी जाते हैं तो कुछ वक्त बाद बेल पर निकल जाते हैं और दोबारा बिला झिझक काउ प्रोटेक्शन के नाम पर मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। स्टडी के मुताबिक इन विक्टिम्स के फैमिलीज को डराया धमकाया जाता है कि वो इन अक्यूज्ड के खिलाफ लीगल एक्शन ना ले, और इसी स्टडी में ये भी बताया गया है कि कैसे अथॉरिटीज उल्टा विक्टिम्स और उसके फैमिलीज को मुख्तलिफ केसेस में फंसाते हैं। क्रिटिक्स ये मानते हैं कि चूंकि बीजेपी भी इसी एजेंडा के तहत काम कर रही है और काउ प्रोटेक्शन बीजेपी के 2014 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक अहम मुद्दा था, इसलिए वो काउ विजिलेंटिज्म को इतना सीरियस नहीं ले रही। और साथ में पावर में आने के बाद से उन्होंने 2017 में काउ स्लॉटरिंग पर बैन लगाया। सिक्योरिटी फोर्सेस को ये पावर दी गई कि वो काउ प्रोटेक्शन के लिए हर उस आदमी को बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकती है जो गाय को नुकसान पहुँचाते हुए पकड़ा गया। इसके अलावा ये सिक्योरिटी फोर्सेस दुकानों और मकानों की तलाशी ले सकते हैं और जरूरत पड़ने पर एनिमल्स को सीज कर सकती है, ये इंश्योर करने के लिए कि उन पर कोई जुल्म ना हो। अक्टूबर 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह पाया कि यूपी में अथॉरिटीज ने इस कानून का गलत इस्तेमाल किया था और मासूम लोगों को निशाना बनाया था। रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2017 तक 28 लोग इनका और रिलेटेड वायलेंस में मरे हैं, जिनमें से 24 सिर्फ मुसलमान थे और 124 लोग इंजर्ड हुए हैं, मोस्टली इन बीजेपी गवर्नमेंट। ह्यूमन राइट वॉच के मुताबिक 2015 से इनका विजिलेंटीज अटैक्स में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है, जिसकी वजह हिंदू नेशनलिज्म का राइज बताया गया है। 2017 में इंडिया स्पेंट एक डेटा वेबसाइट ने एक रिपोर्ट रिलीज की जिसमें यह बताया गया था कि 2010 के बाद से इन विजिलेंटीज अटैक्स में जितने लोग मरे थे उनमें 86% सिर्फ मुस्लिम्स थे और 97% ये विजिलेंटीज अटैक्स मोदी के पावर में आने के बाद से हुए थे। ये केसेस जब ज्यादा हुए तो 2017 में मूव लिंचिंग से प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट पेश किया गया जिसमें उन लोगों को बेल न देने की दरख्वास्त की गई थी जो मूव लिंचिंग के इल्जाम में पकड़े गए हो, और उन लोगों को उम्र भर कैद की सजा सुनाने का कहा गया था जो मूव लिंचिंग के इल्जाम में गिल्टी पाए गए हो, ताकि माइनॉरिटीज पर ये अटैक्स कम हो। और गवर्नमेंट जिसने विजिलेंटीज के हक में तो बहुत से कवानीन बनाए, लेकिन जब उनके खिलाफ एक एक्ट पेश हुआ तो उसे आज तक पास नहीं किया गया है। ये तो मसला है कि विजिलेंटीज अटैक्स होते हैं और बहुत वायलेंट तरीके से होते हैं, लेकिन इससे बड़ा मसला ये है कि गवर्नमेंट इन अटैक्स को होने दे रही है। इसके अलावा न्यूज चैनलों पर जो दिखाया जाता है, जो बताया जाता है, आपको क्या लगता है? क्या ये न्यूज एंकर्स अपने मर्जी से कहते हैं? अगर आपको न्यूज चैनल्स के बिजनेस मॉडल का थोड़ा भी इल्म है तो आपको पता होगा कि फाइनेंशियली स्टेबल रहने के लिए ये चैनल्स गवर्नमेंट पर कितना डिपेंडेंट रहते हैं। गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो इन्हें खसारे से निकाल सकती है और अगर चाहे
तो वो उन्हें खसारे में डाल भी सकती है। तो जब ये न्यूज चैनल्स गवर्नमेंट पर इतने डिपेंडेंट रहते हैं तो गवर्नमेंट जो भी चाहे इन न्यूज चैनलों के थ्रू हमें दिखा सकती है। आपने अक्सर नोट भी किया होगा कि न्यूज एंकर्स मुल्क के और इतने इम्पोर्टेंट इश्यूज के बजाय प्राइम मिनिस्टर मोदी से कितने फजूल सवाल पूछते हैं। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? इतनी ऊर्जा आप कहां से लेकर आते हैं? प्रधानमंत्री जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं है? पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स्ड कैसे रहते हैं? मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसी ने लिखा, दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। तो सर रफ्तार यही रहेगी तो फिर 29 में फिर 450 पार की बात होगी। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक नैरेटिव है मोदी जी, और ये हमारा एनालिसिस है, वो है नरेंद्र मोदी। मोदी एक नैरेटिव है। मैंने देखा हर जगह आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी के नाम पर वोट देना है। वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है कि भाई आपके नाम पे ही जीत के आना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नफरत जो इन न्यूज चैनलों पर फैलाया जाता है वो रूलिंग पार्टी बीजेपी की मर्जी से फैलाया जाता है? डेफिनेटली यस, क्योंकि न्यूज चैनलों से पहले ये नफरत तो बीजेपी और आरएसएस ने फैलाया है। आपको बेशुमार बीजेपी लीडर्स मुसलमानों के खिलाफ हेड स्पीचेस देते नजर आएंगे, इंक्लूडिंग मोदी। 19 का चुनाव मेरे भाइयों, मोदी के चरित्र बनाम बेईमानों के बीच में होना है, चरित्रवान बनाम चोरों के बीच में होना है, इस्लाम बनाम भगवान के बीच में होना है। ये मैं मुसलमानों से कह रहा हूँ, वोट दे लेना, भीख नहीं मांग रहा हूँ। अगर वोट दोगे तो सुखी रहोगे, अगर वोट नहीं दोगे तो जो कष्ट झेलोगे। देश के गद्दारों को आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे। मैं कहता हूँ, अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। We are very keen that this country should remain overwhelmingly Hindu majority country. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಇರುತ್ತೆ. अगर हिंदुस्तान में रहकर अगर हिंदुओं को अगर कोई ललकारेगा, उसको इस भारत देश में हम रहने नहीं देंगे। अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। ये आग लगाने वाले कौन है, वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। ये न्यूज एंकर्स तो जो प्रोपेगेंडा न्यूज हमें सुनाते हैं वो तो स्क्रिप्ट से पढ़ के सुनाते हैं जो उन्हें सरकार की तरफ से मिला होता है, और ये एंकर्स ये इसलिए करते हैं क्योंकि इसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके साजिशी खबरों से मुआशरे पर क्या असर पड़ता है, उन्हें तो बस पैसों से मतलब होता है। अगर आपको याद है तो मैंने आपको कहा था कि ये तशद्दुद जो मुसलमानों पर होता है कि मुस्लिम गाय को ज़बह करते हैं या कोई दूसरा काम करते हैं, इसलिए नहीं होता है कि वो ये काम करते हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वो मुसलमानों से नफरत करते हैं। और इस नफरत का दर्स हिंदुओं को बीजेपी आईटी सेल, न्यूज चैनल्स, फिल्म इंडस्ट्री, आरएसएस और इन बीजेपी पॉलिटिशियंस ने साथ मिलकर दिया है। ऐसे नहीं है कि सोशल मीडिया पर और लोग नफरत फैलाते हैं, बल्कि वो लोग भी बीजेपी के आईटी सेल के मेंबर्स होते हैं जो पैसों के बदले ये काम करते हैं। वो न्यूज भले राहुल गांधी के खिलाफ हो, मायावती के, ओवैसी को, उसको घुमा फिरा के हमें उसका हिंदू मुसलमान जोड़ना रहता है। मुसलमानों के सामने बीजेपी को मतलब एकदम स्वस्थ साफ सुथरी छवि दिखाने के लिए उस हिसाब की लिंक डालते हैं उनके पेज पे, और हिंदुओं के सामने मुसलमानों के खतरनाक चेहरे की लिंक डालते हैं। ये मुसलमान तो भाई आतंकवादी है, इतने खराब है, खतरनाक है, इनकी संख्या बढ़ जाएगी, जनसंख्या तो ये हमें खा जाएंगे, बर्बाद कर देंगे। ऐसा बार बार दिमाग में डाला जाएगा, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार 100 बार, तो कोई भी आदमी उसको लास्ट में मानना ही पड़ेगा कि हाँ भाई हो सकता है, ऐसा सच है। मेरे को तो पर दिन का 1000 रुपए मिलते थे, बाकी सुपर 150 तो हाई लेवल के थे, उनकी तो हमें पता नहीं है कितना मिलते थे, मुझे तो 1000 रुपए पर डे मिलते थे। वो लव जिहाद एक्टिविस्ट भी एक वीएचपी मेंबर है। द केरला स्टोरी प्रोपेगेंडा फिल्म जो बनी उसे बीजेपी लीडर्स इंक्लूडिंग मोदी और आरएसएस ने खूब प्रमोट किया। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी
आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। उन हिजाबी स्टूडेंट्स के खिलाफ जिन स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और जय श्री राम के नारे लगाए वो VHP का स्टूडेंट विंग था, और बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने सेफ्रॉन शाल पहने उन्हें इन VHP स्टूडेंट्स से जबरदस्ती पहनाए। हिजाब पर जो बैन लगाया गया इन तालीमी इदारों में, उनकी मैनेजमेंट से जब अचानक बैन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर हमें ऊपर से आया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि इन इलीगल चेक पॉइंट्स को खत्म किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने तो उन्हें खत्म नहीं किया, उल्टा इन विजिलेंटीज ग्रुप्स को पुलिस की सिक्योरिटी दी। इसके अलावा एक आम अनएजुकेटेड हिंदू जिसे किसी चीज का कोई इल्म नहीं होता है, उसे ये जरूर पता होता है कि हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है और सिर्फ मोदी ही उन्हें बचा सकता है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसे टीवी पर यही दिखाया जाता है, यही बताया जाता है और वो इसे सच मान लेता है। क्योंकि अगर हम देखें तो मोबाइल और सोशल मीडिया हर जगह नहीं होता है, लेकिन टीवी तकरीबन हर जगह होता है। और मोदी जो चाहता यही है कि हिंदू डरे और इस डर में आकर वो मोदी को वोट दे, और ये डर हिंदुओं में पैदा करने के लिए वो सोशल मीडिया पर अपना IT सेल, न्यूज चैनल्स, फिल्म इंडस्ट्री और अपने सियासी चालाकी का इस्तेमाल कर रहा है। जिसका एक एग्जाम्पल ये है कि किस तरह मोदी और गोदी मीडिया ये बता रहे हैं कि इंडिया में मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है हिंदुओं के मुकाबले में। सामने आया है जिसे लेकर सियासी तूफान मच गया है। व्यूअर्स, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है साहब, बहुत बड़ा खुलासा हुआ। हैरान मत होइएगा जो बताने जा रहा हूँ, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक द मुस्लिम पॉपुलेशन हैज गॉन अप बाय 43+%। 43% बढ़ी है। The Hindu population has gone down in an equal period by 7.82%. 8% कम हुई है। Think about this. It's crazy. एक साजिश चल रहा है भारत को गजवाए हिंद करने का, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। देश के लिए यह स्थिति विस्फोटक हो गई है। ये तो बहुत दुखदायी चिंता का विषय है और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है, मगर कोई मेजॉरिटी इन डेंजर की बात नहीं करता। यूपी के स्कूल में मुस्लिम बच्चे को मारने की जो वीडियो वायरल हुई, उसी यूपी में उसके तकरीबन 2 महीने बाद एक दूसरे स्कूल में हिंदू बच्चे को उसके मुस्लिम टीचर ने मुस्लिम बच्चे से थप्पड़ लगवाया। इसकी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई, बल्कि उस हिंदू बच्चे के बाप ने पुलिस में उस मुस्लिम टीचर के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की कि इससे मेरे बच्चे के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। तब हमें इसके बारे में पता चला, और इंटरेस्टिंगली कंप्लेंट फाइल होने के सिर्फ कुछ ही घंटे बाद उस मुस्लिम टीचर को अरेस्ट किया जाता है। पुलिस से जब उस हिंदू टीचर को अरेस्ट न करने की वजह पूछी जाती है तो पुलिस ये बताता है कि हम उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते, हमने जो किया वो हमने कानून को फॉलो किया है। कुछ लोग ये मानते हैं कि उस हिंदू टीचर तृप्त्या त्यागी को अरेस्ट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उस मुस्लिम बच्चे के बाप ने उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल नहीं की थी, लेकिन रिपोर्ट्स हमें ये बताते हैं कि उसे प्रेशराइज किया गया था कि कोई लीगल एक्शन नहीं लेना है, इसलिए उसने बच्चे की तालीम मुतासर होने का बहाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया कि वो इस मसले को अच्छी तरह हैंडल नहीं कर रही। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है, इसे जानबूझकर हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जा रहा है, इसलिए उन्होंने उस आदमी के खिलाफ FIR फाइल की जिसने इस वीडियो को वायरल किया था। अक्सर जब ऐसे वीडियोस वायरल होती है तो गवर्नमेंट सबसे पहले इन वीडियोस को रिमूव करती है ताकि ज्यादा लोगों तक ये वीडियोस ना पहुंचे और कम्युनल वायलेंस की वजह ना बने, और लोगों को भी ये वीडियोस शेयर ना करने का कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वीडियोस वायरल ना होने से मसले हल हो जाते हैं? इट्स लाइक हाइडिंग द प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट। वीडियो वायरल होने के बाद भी उस टीचर को अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन अगर वीडियो वायरल ही नहीं होती तो क्या फिर भी उस टीचर से कोई पूछ भी पाता कि आपने ये क्यों किया? चलो मान लिया कि आप ऐसे वीडियोस इसलिए रिमूव करते हैं ताकि क्रिमिनल वायलेंस ना छिड़े, लेकिन इन क्रूल वीडियोस का क्या जो ये हिंदू नेशनलिस्ट फखर से अपलोड करते हैं? आपने इस वीडियो को वायरल करने वाले के खिलाफ तो FIR फाइल की, लेकिन इन वीडियोस को वायरल और अपलोड करने वाले के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया है? यूपी गवर्नमेंट ने तो ये कह दिया कि इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है, लेकिन क्या एक बच्चे के मुंह पर इतने थप्पड़ मारना जिससे वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए और रात को सो न पाए ठीक है? यूपी गवर्नमेंट अगर जाकिर खान को चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक कमेंट पर अरेस्ट कर सकती है तो वो इन जैसे लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं कर सकती? 27 मार्च 2017 को CM बनने के बाद जब वो अपने पहले दौरे पर गोरखपुर जाते हैं तो वहाँ पर भाषण में अपने में कहते हैं कि गुंडे बदमाश यूपी छोड़कर चले जाएं, तो हम उसी के नीचे अपना एक फेसबुक पर स्टेटस बना के लिख देते हैं कि मेरी क्या मजाल योगी जी जो आपको कह सके कि आप पर भी 28 मुकदमे दर्ज हैं जिनमें 22 बहुत गंभीर हैं। उसी पर एतराज़ जताते हुए पुलिस मेरे घर पर स्क्रीनशॉट लेकर आती है और मुझे अरेस्ट कर कोतवाली ले जाती है।
इन वीडियोस को अगर रिमूव किया जाता है ये कहकर के ये नफरत फैलाते हैं और कम्युनल वायलेंस की वजह बनते हैं, तो इन वीडियोस को रिमूव क्यों नहीं किया जाता? क्या ये नफरत नहीं फैलाते? यहाँ पर फिर सवाल उठता है और जवाब वही है कि ये चाहते नहीं है। उत्तर प्रदेश जो इंडिया का मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है और यहाँ इंडिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम्स भी रहते हैं। 2017 से इस स्टेट का चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है जो एक एंटी मुस्लिम बीजेपी लीडर है। एंटी मुस्लिम उसे इसलिए समझा जाता है क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देता है। संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। और यहाँ से ही यूपी में मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन का सिलसिला शुरू होता है। आपने अगर नोट किया है तो जो एंटी मुस्लिम इंसिडेंट्स होते हैं इंडिया में, उनमें से अक्सर यूपी में होते हैं। उसकी वजह ये है, यूपी में एक मुस्लिम पुलिस ऑफिसर को सिर्फ उसकी दाढ़ी की वजह से सस्पेंड किया गया। केरला स्टोरी फिल्म जब रिलीज हुई तो उस फिल्म को न सिर्फ यूपी में टैक्स फ्री कर दिया गया बल्कि यूपी गवर्नमेंट ने उसके बाद इंटर मैरिज पर भी बैन लगाया। वो लव जिहाद एक्टिविस्ट भी यूपी ही में कैंपेनिंग करता है। इसके साथ यूपी गवर्नमेंट ने 2023 में हलाल फूड पर बैन लगाया, ये कहकर के इस हलाल टैग को मिसयूज किया जा रहा है। इसके अलावा मोदी जो पूरे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है 2014 से, वो भी कई बार एंटी मुस्लिम स्पीचेस दे चुका है। रिसेंटली इलेक्शन रैली में उसने मुसलमानों को इन्फिल्ट्रेटर्स कहा। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। इन्फिल्ट्रेटर्स अगेन एक लफ्ज जिसे मुसलमानों के खिलाफ वेपनाइज किया गया है, जिसमें ये बताया जाता है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हम दो हमारे 12 के नाम से एक प्रोपेगेंडा फिल्म भी बनाई गई है। द केरला स्टोरी जैसे प्रोपेगेंडा फिल्म को भी मोदी ने अपने इलेक्शन रैली में प्रमोट किया। तो जब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुल्क के माइनॉरिटीज के बारे में ऐसे स्पीचेस देता है और ऐसे सोचता है तो आम लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? जैसे हम जानते हैं कि आरएसएस इंडिया को एक हिंदू स्टेट बनाना चाहते हैं और ये उनकी कोई नई ख्वाहिश नहीं है बल्कि पिछले 100 साल से वो यही चाहते हैं। अब चूंकि आज़ादी के बाद से इंडिया पर सेक्युलर पार्टीज हुकूमत करती रही है जो इस हिंदू स्टेट आइडियोलॉजी के खिलाफ है, इसलिए आरएसएस भी अपने इस आइडियोलॉजी में कुछ खास कामयाब नहीं हो पाया था। इसलिए आरएसएस बहुत पहले से पॉलिटिक्स में आना चाहता था। जैसे हमने इस वीडियो के पहले पार्ट में बात की कि आरएसएस ने अपना एजेंडा प्रमोट करने के लिए बीजेपी को अपना पॉलिटिकल विंग बनाया। तो जब 2014 में बीजेपी हुकूमत बनाने में कामयाब हुई तो आरएसएस के इस 100 साल पुराने ख्वाब का हकीकत होना मुमकिन हो गया था। इसके बाद से कई बीजेपी और आरएसएस लीडर्स इंडिया को एक हिंदू स्टेट समझ बैठने लगे हैं। लेकिन एक ऐसे मुल्क को हिंदू स्टेट बनाना इतना सिंपल नहीं है जहां 20 से 25% लोग दूसरे रिलीजन के होते हैं। लेकिन इसके लिए भी इन हिंदू नेशनलिस्ट के पास एक हल है और हल वो है जो आरएसएस लीडर गोलवलकर ने बताया था। इन शॉर्ट गोलवलकर ने कहा था कि हिंदुस्तान के नॉन हिंदू लोगों को उनका बनाया हुआ हिंदू नेशनलिज्म को मुकम्मल तौर पर अपनाना होगा। उनको सारे हकूक से महरूम कर दिया जाएगा और वो किसी चीज का दावा नहीं करेंगे। तो अब सवाल ये है कि क्या आरएसएस की ये गवर्नमेंट जो पिछले 10-12 साल से पावर में है हिंदू स्टेट को बनाने के लिए कुछ कर रही है? लेट्स फाइंड आउट। 2017 में बीजेपी गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया में गाय के इस्तेमाल पर मुकम्मल तौर पर बैन लगाया। इस बैन को काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा क्योंकि एक सेक्युलर कंट्री में ये एक ऐसा फैसला था जो सिर्फ मेजोरिटी कम्युनिटी के फेवर में लिया गया था। माइनॉरिटीज को इस फैसले से नुकसान के अलावा और कुछ नहीं मिला क्योंकि वो न सिर्फ गाय का गोश्त खाते थे बल्कि इसके मुताल्लिक कई कारोबार भी करते थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को सस्पेंड कर दिया और सिर्फ काउ स्लॉटरिंग पर बैन लगाया। 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया जिसमें 2014 से पहले नेबरिंग कंट्री से आए हुए इमिग्रेंट्स को सिटीजनशिप ऑफर हुई, लेकिन ये ऑफर सिर्फ मुसलमानों के अलावा सब के लिए अवेलेबल थी। इसलिए इस एक्ट के खिलाफ पूरे इंडिया में मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर प्रोटेस्ट किया।
गवर्नमेंट का इस एक्ट के बारे में कहना था कि चूंकि नेबरिंग कंट्रीज में मुसलमान मेजॉरिटी में है, इसलिए हम सिर्फ उन कंट्रीज के माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप ऑफर कर रहे हैं क्योंकि उन पर वहाँ जुल्म होता है। मुस्लिम ग्रुप का कहना था कि गवर्नमेंट इस कानून को सरहदी स्टेट्स में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है जो बगैर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के रहे हैं और उनसे सिटीजनशिप छीन सकती है। एक ऐसी सरहदी स्टेट है असम जो बांग्लादेश के बिल्कुल साथ है, जहां 1.9 मिलियन लोगों के नाम सिटीजनशिप रजिस्टर से रिमूव कर दिए गए और उन्हें इलीगल इमिग्रेंट्स करार दे दिया गया। ये सारे 1.9 मिलियन लोग इमिग्रेंट्स नहीं थे, बल्कि इसमें से काफी मुस्लिम्स ऐसे थे जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन फिर भी उन्हें इलीगल इमिग्रेंट्स करार दे दिया गया था। अपनी सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए इन 1.9 मिलियन लोगों को फॉरेन ट्राइब्यूनल जाना पड़ा, जहां गवर्नमेंट के बिठाए हुए लोग इनके डॉक्यूमेंट्स देखकर ये डिसाइड करते थे कि क्या ये सिटीजन्स है या इमिग्रेंट्स। डायरेक्ट आमाक কৈ দিয়া নাই নহয় মুছলিমকে কৰিব লাগে বুলি, গভৰ্ণমেণ্টে তো ডাইৰেক্ট নকয় নহয় এইটো কথা। ममुनी राजकुमारी जो उन गवर्नमेंट के बिठाए हुए लोगों में से एक थी, बताती है कि जब मैंने ज्यादा लोगों को फॉरेनर्स डिक्लेयर नहीं किया तो गवर्नमेंट ने मुझे फायर किया। ফৰেনাৰ ট্ৰিব্যুনেলবোৰ গঠন কৰিছো আমি, ফৰেনাৰ ধৰিব লাগে। এইখন নটিছখন দিছে আৰু লগে লগে কৰিবলৈ কৈছে। साथ में वो ये भी बताती है कि चूंकि उनमें से अक्सर मुस्लिम्स थे और अक्सर इंडियंस थे, लेकिन गवर्नमेंट चाहती थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को फॉरेनर्स डिक्लेयर करूं। जब मैंने ऐसे नहीं किया तो मुझे फायर किया गया। গোটেই ফৰেনাৰ ট্ৰিব্যুনেলত চব মুছলিম মানুহৰে কেছ বেছি। ডাইৰেক্ট আমাক কৈ দিয়া নাই নহয় মুছলিমকে কৰিব লাগে বুলি, গভৰ্ণমেণ্টে তো ডাইৰেক্ট নকয় নহয় এইটো কথা। ममुनी राजकुमारी सिर्फ अकेले नहीं थी, बल्कि उस जैसे 4 और लोगों को भी इसी वजह से फायर किया गया था। This is the assessment report and my name is serial number 1 Kartik Chandra Roy. Percentage of foreigners declared 1.32, not satisfactory, may be terminated. Why my performance is not good? Because percentage of declaration is less. Yes, that happens after Modi government, that you have to declare particularly people who are Muslims. लेकिन CAA की मदद से बाकी रिलीजन के लोग जिन्हें फॉरेनर्स डिक्लेयर किया गया था उन्हें तो सिटीजनशिप मिल गई, लेकिन मुस्लिम्स जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स थे अपने सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए उन्हें फॉरेनर्स डिक्लेयर कर दिया गया। সংসারটা ধ্বংস করছিল, টাকা পয়সা মাটি জমা যেখিনি আছিল গোটেইখিনি ধ্বংস কৰি দিলে। इसके साथ बीजेपी गवर्नमेंट ने 2019 में आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया, जिससे कश्मीर से उसकी स्पेशल स्टेटस छिन गई और अब कश्मीर को भी इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल करने लगी। याद रहे कि कश्मीर इंडिया का वो वाहिद स्टेट है जहां मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है। मुझे नहीं लगता कि आर्टिकल 370 का रिमूवल इतना कंट्रोवर्शियल होता अगर इसे सही तरीके से हटाया होता, और अगर इसे एक ऐसे पार्टी ने हटाया होता जो मुसलमानों के अगेंस्ट ना होती। लोगों को इसी बात का डर है कि कई बीजेपी कश्मीर में भी मुसलमानों के खिलाफ तो वो सब करने का नहीं सोच रही जो वो पूरे इंडिया में करती है, क्योंकि वो तो मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं। Article 14 guarantees equality of equals. Are all people not equal? All people are not equal. Muslims do not deserve equal rights to apply for citizenship. There is no such thing as equal rights. They are not in an equal category. और अब बीजेपी गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का सोच रही है, जिसका मतलब ये है कि अब तो लोग अपने पर्सनल मसलों में जैसे कि शादी, तलाक, सक्सेशन, एडॉप्शन, गार्डियनशिप और अपने असासों की तकसीम में अपने रिलीजन के कानून फॉलो करते हैं। लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट एक कानून बनाएगी जो इन रिलीजियस लॉज को रिप्लेस करेगी और हर रिलीजन के लोग अपने रिलीजियस लॉज के बजाय उसे फॉलो करेंगे। मतलब कब शादी करनी है, कब तलाक लेना है, कितने बच्चे पैदा करने हैं, अपने असासों को अपने खानदान वालों में किस तरह तकसीम करना है, ये सब फिर उनका रिलीजन नहीं बल्कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। पहले तो अगर एक मुस्लिम के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये अपने रिलीजन के खिलाफ जाने के बराबर होगा। दूसरा, ये बिल इनडायरेक्टली मुसलमानों को टारगेट कर रही है, क्योंकि मोदी समेत कई बीजेपी लीडर्स मुसलमानों को इन्फिल्ट्रेटर्स बुलाते हैं, इस्लाम के रिलीजियस लॉज को औरतों के खिलाफ बयास्ड बुलाते हैं, 4 शादियों के इस कानून को क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिक्स ये मानते हैं कि ये बीजेपी और मोदी का एक चाल हो सकता है मुस्लिम पॉपुलेशन पर कंट्रोल करने का, जो उनके मुताबिक हिंदुओं के मुकाबले में ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन इससे ज्यादा कंसर्न की बात ये है कि अगर बीजेपी का ये यूसीसी वाला कानून उसकी दूसरी चीजों की तरह मेजोरिटी को फेवर करती होगी तो, क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट ने इस कानून को पास कर दिया है। एंगेज
द न्यू लॉ फेवर हिंदूज और नॉन हिंदूज। जिसके बाद दिल्ली के एक सीनियर एडवोकेट मोहन कटाक्री ने कहा कि ये हिंदू प्रैक्टिसेस को नॉन हिंदू पर इम्पोज करने का एक विजिबल अटेम्प्ट है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि हम इस कानून को इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हम इन रिलीजन के लोगों के दरमियान इस ऊंच नीच को खत्म करना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो इस अस वर्सेस देम, इस डिवाइड को पैदा ही किसने किया? ये तो सिर्फ वो कुछ पॉलिसीज थी जिसमें क्रिटिक्स मानते हैं कि हिंदुत्व एजेंडा का फ्लेवर शामिल है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे काफी नोट करने वाली चीजें हैं जो बीजेपी गवर्नमेंट ने किए हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या डिस्प्यूट पर अपना आखिरी फैसला सुनाया। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू ग्रुप्स के हक में किया और उन्हें राम मंदिर बनाने की इजाजत दे दी। आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बहुत अहम फैसले में बहुत गैर जरूरी चीजों को मद्देनजर रखकर फैसला किया। ASI ने जो 5 सर्वेस किए इस डिस्प्यूटेड एरिया के, उसमें से एक में भी ये कंफर्म नहीं हुआ कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। लेकिन फिर भी ये हिंदू नेशनलिस्ट मानते है कि शहंशाह बाबर ने 15th सेंचुरी में राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाया और साथ में उन मुस्लिम रूलर्स ने हिंदुओं पर बहुत जुल्म किया जिसका अब वो बदला लेंगे। इन्होंने हिस्ट्री को भी मुसलमानों के खिलाफ वेपनाइज किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी ने राम मंदिर को बनाने पर काम शुरू किया और 2024 में इसे इनॉग्रेट भी किया। यानी मस्जिद को तोड़ा भी बीजेपी ने और मंदिर बनाया भी बीजेपी ने। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सुनाने के पीछे एक वजह ये भी थी ताकि इस मस्जिद मंदिर का मसला ही खत्म हो जाए। लेकिन क्या ये मसला खत्म हुआ? बिल्कुल नहीं। राम मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद RSS ने कहा कि इंडिया में कई मसाजिद मंदिरों को तोड़कर बनाए गए हैं, जिससे ये पता चला कि ये रोकने वाले नहीं है। एक स्लोगन जिसे ये हिंदू नेशनलिस्ट दोबारा लगा रहे हैं अयोध्या डिस्प्यूट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, जिसमें वो और मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाने की बात करते हैं, जिसमें से एक है ज्ञानवापी मस्जिद जो वाराणसी में मौजूद है, जिसे भी हिंदू नेशनलिस्ट क्लेम करते हैं कि ये मंदिर को तोड़कर बनाई गई। ASI के सर्वे ने ये बताया कि इस मस्जिद के नीचे एक मंदिर हुआ करता था। इसी सर्वे को मद्देनजर रखकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हिंदुओं को मस्जिद के अंदर पूजा करने की इजाजत दे दी। लेकिन इस सर्वे के काउंटर में मुस्लिम ग्रुप्स के अपने दलील है। इसी तरह एक दूसरा मस्जिद मथुरा में है जिसे भी हिंदू नेशनलिस्ट चाहते हैं। पॉइंट ये है कि अब ये एक ट्रेंड बन गया है। बीजेपी गवर्नमेंट ने कई मसाजिद तोड़े हैं, कुछ को सड़कें अवॉइड करने के बहाने, कुछ को किसी और बहाने। ये हिंदू नेशनलिस्ट इंडिया में मुसलमानों का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं देखना चाहते, इंक्लूडिंग ताजमहल। बीजेपी MP ने ओपनली ताजमहल को एक हिंदू मोन्यूमेंट में कन्वर्ट करने का कहा। RSS ने मुसलमानों का ताजमहल में नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाने का कहा। कई सड़कें जो मुस्लिम एम्पायर्स के नाम से जाने जाते थे उन्हें रीनेम्ड किया गया। टेक्स्ट बुक्स को चेंज किया गया। जहाँ जहाँ मुसलमानों का जिक्र हुआ था वो सारे पार्ट्स रिमूव कर दिए गए इन हिस्ट्री बुक्स से। पिछले साल हरियाणा में एक प्री प्लान कम्युनल वायलेंस हुआ जिसमें 6 हिंदूज मारे गए। भले ही उस वायलेंस को पहले मुसलमानों ने शुरू किया था जो कि बिल्कुल गलत था, लेकिन मुसलमानों को VHP मेंबर्स ने किस तरह प्रोवोक किया वो बात भी नोट करने वाली है। इस वायलेंस के बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने पूरन 100 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया, मोस्टली मुस्लिम, और 300 से ज्यादा मुस्लिम प्रॉपर्टीज को डिमोलिश किया गया। ये गवर्नमेंट का रिएक्शन था जब सिर्फ 6 हिंदूज मारे गए। नाउ इमेजिन कि कितने ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें मुस्लिम्स बहुत बड़ी तादाद में मारे गए हैं। क्या किसी एक में भी गवर्नमेंट का रिएक्शन इतना सीवियर था? मुस्लिम प्रॉपर्टीज का डिमोलेशन भी अपने उरूज पर है इस मोदीज इंडिया में। कभी हिंदू मूव तो कभी गवर्नमेंट मुस्लिम प्रॉपर्टीज को डिमोलिश करते हैं। इसी नो वायलेंस के दौरान गुरुग्राम में हिंदू मूव ने मुस्लिम शॉप्स को आग लगाया, मस्जिद को आग लगाया और मस्जिद के इमाम को मार डाला। दिल्ली में कई मसाजिद, मदरसे और ग्रेवयार्ड्स डिमोलिश किए गए हैं ये कहकर के ये गवर्नमेंट की लैंड पर बने हुए हैं। इसके अलावा जब भी कम्युनल वायलेंस चिढ़ता है तो हिंदू मूव मुस्लिम प्रॉपर्टीज को टारगेट करते है। ये कुछ ऐसी चीजें थी जो बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद से शुरू हुए हैं, जो क्रिटिक्स मानते हैं कि बीजेपी और RSS के हिंदू स्टेट एजेंडा का हिस्सा है। इसके अलावा भी आपको इनके ऐसे काफी एंटी मुस्लिम एक्ट्स मिलेंगे जिसको देखकर आप शॉक होंगे कि ये कितने नेगेटिव है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे RSS और बीजेपी मुसलमानों को डिस्क्रिमिनेट करने और इस नफरत को फैलाने में इतनी कामयाब हुए हैं? कैसे उनकी राह में गवर्नमेंटल और पॉलिटिकल लेवल पर कोई रुकावट नहीं आ रही?
इसकी वजह भी मुसलमानों के लिए काफ़ी अलार्मिंग है और वजह ये है कि पार्लियामेंट में मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने के लिए इनफ एमपीज मौजूद नहीं है और ये हमेशा से ऐसे नहीं था। 1980 से जब से बीजेपी का राइज होना शुरू हुआ है तब से मुस्लिम एमपीज कम होने शुरू हुए हैं। 1980s में इंडिया में 11% मुस्लिम्स थे लेकिन पार्लियामेंट में 9% सीट्स मुसलमानों के थे और आज 14% मुस्लिम्स है लेकिन पार्लियामेंट में 5% से कम सीट्स मुसलमानों के है। मतलब मुसलमानों की आबादी तो ज्यादा हुई है लेकिन नेशनल लेवल पर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कम हुए हैं। इसी तरह स्टेट असेंबलीज में भी मुस्लिम एमएलएस की तादाद कम हुई है। इंडिया के सारे 28 स्टेट्स असेंबलियों में सिर्फ 6% सीट्स मुसलमानों के हैं। यूपी जहां की 20% आबादी मुस्लिम है, 2017 से पहले इसके असेंबली में 17% सीट्स मुसलमानों के थे लेकिन 2017 के बाद सिर्फ 4% सीट्स मुसलमानों के हुए। गुजरात जहां की 10% आबादी मुस्लिम है, 1979 में इसके असेंबली में 6% सीट्स मुसलमानों के थे लेकिन 2018 में सिर्फ 1.5% सीट्स मुसलमानों के थे। राजस्थान और कर्नाटका दोनों में जब बीजेपी का हुकूमत आता है तो मुस्लिम एमएलएस की तादाद कम होता है लेकिन जब कांग्रेस की हुकूमत आता है तो मुस्लिम एमएलएस की तादाद बढ़ जाता है। बीजेपी के इस कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से सारे पॉलिटिकल पार्टीज में मुस्लिम कैंडिडेट्स की डिमांड कम हुई है क्योंकि मोदी और बीजेपी ने हिंदुओं के अंदर ये डर बिठाया है कि अगर मुस्लिम लीडर्स पावर में आए तो वह हमें तबाह कर देंगे, जिससे मुस्लिम कैंडिडेट्स को किसी भी लेवल पर वोट्स नहीं मिलते, जिसका नतीजा ये हुआ है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज में मुस्लिम कैंडिडेट्स का तादाद कम हुआ है और कोई भी पार्टी अब मुस्लिम कैंडिडेट को नॉमिनेट नहीं करती। 1989 में नियरली 5% मुस्लिम एमपीज का ताल्लुक मेजर पॉलिटिकल पार्टी से था जो आज सिर्फ 1% है। इसी वजह से इलेक्शन में खड़े होने के लिए मुस्लिम कैंडिडेट्स की तादाद भी कम होती जा रही है। उनका मानना है कि जब हमें वोट्स ही नहीं मिलते तो इलेक्शन में खड़े होने का क्या फायदा। मतलब ओवरऑल नेशनल और स्टेट लेवल पर मुसलमानों की आबादी के मुनासिबत से लेजिस्लेशन में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कम है, जिसका नतीजा अली खान जो दिल्ली के अशोका यूनिवर्सिटी में एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट और हिस्टोरियन है ने बताया है कि रिप्रेजेंटेटिव के बगैर आप स्टेट से रिसोर्सेज और कम्युनिटी के तरक्की के लिए किसी किस्म के जरूरियात का मुतालिबा नहीं कर सकते, चाहे फिर वो एजुकेशन हो, जॉब्स हो, हेल्थ केयर हो या बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इसके अलावा ये हेट स्पीचेस और वायलेंस जैसे डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट्स जो मुसलमानों के खिलाफ हो रहे हैं उनके खिलाफ सिर्फ मुस्लिम एमएलएज और एमपीज ही खुलकर आवाज उठा सकते हैं क्योंकि दूसरे पॉलिटिशियंस किसी भी सूरत इस हाल में नहीं चाहते कि उन्हें प्रो मुस्लिम्स बुलाया जाए वरना वो हिंदुओं के सारे वोट्स खो देंगे। इसके अलावा दूसरा जो अलार्मिंग मसला है मुसलमानों के लिए वो ये है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में मुसलमानों की तादाद कम हो रही है। रिपोर्ट्स में ये दिखाया गया है कि एक तो इंडिया में मुस्लिम आईएएस ऑफिसर्स की तादाद 7% से कभी ज्यादा नहीं हुई है लेकिन पिछले कुछ सालों में ये नंबर और भी कम हुआ है। पहले जब इंडिया में 11% आबादी मुसलमानों की थी तब मुस्लिम आईएएस ऑफिसर्स की तादाद 7% थी लेकिन अब जब इंडिया में मुसलमानों की आबादी 14% है तो मुस्लिम आईएएस ऑफिसर्स की तादाद सिर्फ 4% है। यानी यहाँ भी मुसलमानों की आबादी तो ज्यादा हुई है लेकिन आईएएस में मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स कम हुए हैं। इसी तरह मुस्लिम आईपीएस ऑफिसर्स जो 4% से कभी ज्यादा नहीं हुए हैं लेकिन उसमें भी अगर हम कश्मीर को निकाल दे तो ये नंबर सिर्फ 3% हो जाता है जो मुस्लिम आबादी के मुकाबले में बहुत कम है। यानी मुसलमानों की आबादी तो बड़ी है लेकिन मुस्लिम आईपीएस ऑफिसर्स उतने ही है और जो मुस्लिम पुलिस ऑफिसर्स है भी उन्हें या तो चेतन सिंह जैसे लोग मार देते हैं या यूपी गवर्नमेंट दाढ़ी की वजह से सस्पेंड करते हैं। लेकिन जो हिंदू पुलिस ऑफिसर्स ईमानदारी से अपने ड्यूटीज करते हैं उनका हाल चौधरी प्रभाकर जैसे हो जाता है जिसे 21 मरतबा ट्रांसफर का सामना करना पड़ा है। यूपी में वीएचपी की रिलीजियस रैली जो जानबूझकर मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में घुसने की कोशिश कर रही थी उन्हें जब प्रभाकर ने रोका तो कुछ ही घंटे बाद यूपी गवर्नमेंट ने उसके ट्रांसफर का ऑर्डर दिया। ऐसे ही वीएचपी रैलीज जो जानबूझकर मुस्लिम एरियाज में जाते हैं और प्रोवोकिंग नारे लगाते हैं जिससे फिर अक्सर वायलेंस भी चिढ़ता है। कम मुस्लिम आईपीएस ऑफिसर्स के बारे में क्रिस्टोफर कहता है कि मसला ये है अगर मुसलमानों के पास इनफ पुलिस ऑफिसर्स नहीं है तो पुलिस स्टेशन में उनके साथ कोई नहीं है बात करने को। This is very important. If you don't have Muslim policemen, you don't have anybody to speak to in the Thana, in the police station.
और ये है भी मुसलमानों के केसेस में ना तो पुलिस ऑफिसर्स इंटरेस्ट दिखाते हैं और ना ही कोई वकील। क्रिस्टोफर कहता है कि हमने एक स्पेशल टीम बनाया है जो मुसलमानों का पुलिस और जुडिशरी के साथ ताल्लुक पर नजर रख रहे हैं। एक रिसर्च जो हमने किया है उसमें हमने मुसलमानों का बहुत बड़ी तादाद सलाखों के पीछे पाया है। तकरीबन हर 4 में से एक प्रिजनर मुस्लिम था। We have a special team looking at how Muslims relate to the police and the judiciary and vice versa. And one of the research they've done shows the over-representation of Muslims behind bars. We have roughly 1/4 of the inmates who are Muslim behind bars. और वो ये भी कहता है कि ये सब शायद आपको दूसरे जगहों पर भी देखने को मिले, लेकिन यहाँ ये इंडियन पुलिस की सोशियोलॉजी की वजह से है। The kind of over-representation you find in many other places, but this is partly due to this sociology of the Indian police. और ये दिखा भी है, कई बेगुनाह मुसलमानों को दहशतगर्दी के इल्जाम में बगैर किसी सबूत के अरेस्ट किया जाता है, जो सालों तक उस जुर्म की सजा काट रहे होते हैं जो उन्होंने कभी की ही ना हो। बीजेपी जो इस हिंदू मुस्लिम के नाम पर पॉलिटिक्स करती है उसके बेसिकली 3 वजह हो सकती है। एक तो वो यही चाहते हैं, यही उनकी आइडियोलॉजी है और इंडिया को एक हिंदू स्टेट बनाना उनकी ख्वाहिश है, इसीलिए वो ये कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने जो किया है वो तो हमने डिस्कस किया। दूसरा, वो लोगों को इसी हिंदू मुस्लिम डिबेट में बिजी रखना चाहते हैं ताकि लोगों का ध्यान असल मसलों से हट जाए, ताकि फिर लोग जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्फ्लेशन, करप्शन और इकोनॉमी जैसे रेयर इश्यूज के बारे में गवर्नमेंट से सवाल ना करे, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। 2014 में कांग्रेस को हार का सामना इसीलिए करना पड़ा था क्योंकि उस पर करप्शन के इल्जाम थे। उनके हुकूमत में इन्फ्लेशन देखने को मिला और लोग जॉब्स की डिमांड कर रहे थे। लेकिन जब कांग्रेस गवर्नमेंट इन चीजों में नाकाम हुई तो लोगों ने 2014 के इलेक्शन में उनके लेगेसी के परवाह किए बगैर उन्हें वोट्स नहीं दिए। ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने इन सारे मसलों को हल कर दिया है, बल्कि बीजेपी गवर्नमेंट ने उन मसलों को हल करने के बजाय लोगों के माइंड सेट्स को चेंज कर दिया है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि अब बहुत कम लोग गवर्नमेंट से रेयर इश्यूज के बारे में सवाल करते हैं। तीसरा, इस हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स की वजह से बीजेपी को बहुत कामयाबी मिली है। पहले जब उन्होंने 1980 में अयोध्या डिस्प्यूट को उठाया तो उन्हें पहली बार अच्छी खासी कामयाबी मिली। उसके बाद 2014 में भी उन्हें इसीलिए कामयाबी मिली और 2014 में पावर में आने के बाद से जब उन्होंने कुछ हिंदू नेशनलिस्ट पॉलिसीज बनाई और हिंदुओं में डर बिठाया तो 2019 में उन्हें उससे ज्यादा कामयाबी मिली। इसलिए ये नफरत फैलाना बीजेपी के पॉलिटिकल सक्सेस का एक राज बन चुका है। यूपी गवर्नमेंट ने जब काउ स्लॉटरिंग पर बैन लगाया तो योगी ने लोगों को दिखाने के लिए उन काउस को शेल्टर देने के लिए खाली जमीन मुंतकिल कर दिया, जहां उनके खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं था, जिससे वो बहुत कमजोर हो गए। The place is not actually protecting or supporting cows. It's a lot that exists here for the cows to be in, but these cows are starving. You can see their ribs. They don't have enough food. They don't have enough shade. लेकिन योगी को हिंदुओं को ये दिखाना था कि वो खाओस को मुसलमानों से प्रोटेक्ट कर रहा है। वाराणसी में मंदिर के हेड के मुताबिक इस मस्जिद मंदिर का मसला इलेक्शन के दिनों में ही उठता है। ये सब चीजें जो है ये पॉलिटिक्स को करके ये सब हो रही है और जब चुनाव आता है तो इस तरह के इश्यू से लेकर करते हैं। इसी तरह और भी कई हिंदू मुस्लिम मसले जो बीजेपी और बीजेपी आईटी सेल जानबूझकर इलेक्शन के दिनों में उठाते हैं ताकि उनका दुकान चलता रहे। 1947 के बाद से मुसलमानों के खिलाफ ऐसे कई वायलेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे कि लुगेन मासएकर, मलियाना मासएकर और भी कई। लेकिन उस वक्त ये नफरत स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं था, अब ये नफरत स्टेट स्पॉन्सर्ड है। न सिर्फ अनएजुकेटेड लोगों में बल्कि एजुकेटेड हाई क्लास सोसाइटीज के व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी चलती है। तो एक्चुअल जगह है जहाँ पर लोग हर दूसरे मैसेज में आप धर्म के बारे में बात कर रहे हो या ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए या इस तरीके के लोग ऐसे होते हैं कि आप वो कम्युनिटी के लोगों को घर मत देना, उनकी जो तादाद है यहाँ पे बढ़ रही है। मुसलमानों को अक्सर अपार्टमेंट्स किराए पर नहीं मिलते। Many landowners, many brokers
are hesitant to give us flats without any reasons. स्कूलों में मुस्लिम बच्चे इस असवर्सिज्म के शिकार है। राम मंदिर उद्घाटन पे लोग खुश था ना, ये बोल रहा था, जैसे कि वो लोग का कहना था कि अब तुम लोग हर एक मस्जिद टूट के खाली मंदिर बनेगा, हम ही लोग का राज चलेगा। पुलिस का ये रवैया होता है मुसलमानों के साथ। वीएचपी मेंबर्स खुलेआम मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकते हैं और उनसे ऐसे काम पकड़वाते हैं जैसे वो कोई मुजरिम हो। मुसलमानों को जुम्मे की नमाज पढ़ने से रोका जाता है। मस्जिदों के सामने ये हिंदू मूव्स गाने गाते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं और ये सब कुछ अब रोजाना की बुनियाद पर हो रहा है। मुसलमानों के साथ साथ ये हिंदू नेशनलिस्ट हर उस आदमी को टारगेट करते हैं जो उनके हिंदुत्व आइडियोलॉजी के खिलाफ होते हैं। गौरी लंकेश जो एक जर्नलिस्ट थी, उसे उसके घर के सामने मार दिया गया क्योंकि वो हिंदुत्व को क्रिटिसाइज करती थी। प्रेस फ्रीडम में इंडिया बहुत पीछे रह गया है। Yes and no. We are free to write and say what we want as long as the government likes it. If it doesn't like it, it could come and vandalize your newspaper, it could put you in jail, it could send its goons to beat you up, and very little would follow in terms of the process of law. एक स्वीडिश रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया अब एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है जो डेमोक्रेसी तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी इंडिया आहिस्ता आहिस्ता माइनॉरिटीज को सप्रेस करके उस तरफ जा रही है जिस तरफ सावरकर और गोलवलकर जैसे हिंदू नेशनलिस्ट ने इंडिया को चाहा था। अगेन मेरा मतलब हरगिज ये नहीं है कि सारे हिंदूज इस तरह है और इसका हिस्सा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक हिंदू नेशनलिस्ट और एक हिंदू में बहुत फर्क है। ऐसे काफी वायलेंट इंसिडेंट्स मुसलमानों के खिलाफ हुए हैं जिसमें हिंदू नेशनलिस्ट मुसलमानों को मार रहे होते हैं और हिंदूज बचा रहे होते हैं। लेकिन कंसर्न की बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी इस हिंदुत्व चाल में और भी हिंदूज फंस रहे हैं क्योंकि हर तरफ से उन्हें बस हिंदू मुस्लिम ही दिखाया जा रहा होता है। और वो कहते हैं ना कि एक झूठ को जब बार बार दोहराया जाता है तो लोग उसे सच मान लेते हैं। और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हेट स्पीचेस और ये चीजें खत्म होंगी अगर पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स और रिलीजन को मिक्स नहीं करेंगे। ये जो कुछ इंडिया में हो रहा है ये पहली बार नहीं है कि एक कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह पहले भी कई मुल्कों में हो चुका है। 1930s में हिटलर ने जर्मनी में कुछ ऐसे ही किया। पहले तो उसने क्रिश्चियंस और जीव्स में एक फर्क बनाया कि हम अलग है और वो अलग है, यानी अस वर्सेस देम। उसके बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता जीव्स को विलेनाइज करना शुरू कर दिया और ये किया उसने न्यूज़पेपर्स, फिल्म इंडस्ट्री और तमाम अवेलेबल सोर्सेज का इस्तेमाल करके। जर्मनी में उस वक्त क्रिश्चियंस मेजोरिटी में थे और जीव्स माइनॉरिटी में, लेकिन फिर भी वो मेजोरिटी क्रिश्चियंस को ब्रेन वॉश कर रहा था कि जीव्स से हमें खतरा है। सेम इसी तरह जिस तरह मोदी इंडिया में कर रहा है। हिटलर ने ऐसे प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनवाए जिसमें जीव्स को बुरा दिखाया गया था। ऐसे न्यूज़पेपर्स शाया किए जाते थे जिसमें जीव्स को विलेनाइज किया जाता था कि ये हमारे लिए खतरा है। और सेम इसी टाइम सावरकर हिटलर के इन चीजों से इंस्पायर्ड हो रहा था। तो हिटलर ने जब ये नफरत खूब फैलाया और क्रिश्चियंस का भरोसा जीता तो फिर उसने किया जीव्स का